हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन वाले चैप्टर में एक और हमारा ये कंपोनेंट है, भाग है या एक और टॉपिक है प्लास्टिक प्रदूषण। तो पॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत से टॉपिक के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें एक प्लास्टिक प्रदूषण है। ये जो मेरी क्लास है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास है, जिसमें हम एनवायरमेंट इकोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने देखा है कि स्टूडेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर नहीं रहता है, तो उनको क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम किसी भी सब्जेक्ट का जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, तब तक उस सब्जेक्ट के बारे में जो क्वेश्चंस हैं या जो सब्जेक्ट में मार्क्स लेने की जो हमारी कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा हम लोग इन्हेंस नहीं कर पाएँगे या उसको सही नहीं कर पाएँगे। तो मेरा एक इनिशिएटिव है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कराया जाए, जिससे कि माध्यम से आप क्वेश्चन करने को कैपेबल हों या क्वेश्चन करने में आपको डिफिकल्टी ना हो। ये जो मेरी क्लास है ये बाइलिंगुअल है। ये कंटेंट जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे, बट मैं हिंदी में भी समझाता रहूँगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लेक्चर सुनिए, समझिए और फिर अपना खुद का नोट्स बनाइए। आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए, तो डिस्कस करते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन। बड़े आश्चर्य की बात है, ये जो प्लास्टिक है, इसको जब इन्वेंट किया गया था, जब इसकी खोज की गई थी, तो इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक दिया गया था कि ये प्लास्टिक जो है, वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है? लेकिन अपने आप में ये प्लास्टिक क्या हो गया, हमारे एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है आज। तो इस प्लास्टिक की जो खोज थी ना, वो 1909 में आसपास शुरू हुई थी। ठीक है, लेकिन 1963 में 1963 में इसका इन्वेंशन किया गया, खोज किया गया। तो हार्डली ये जो प्लास्टिक है हमारे लिए यूजेबल 60 ईयर पहले ही आई है, 60 साल पहले ही आई है। और 60 साल से ही हम इस प्लास्टिक का बड़े पैमाने पे उपयोग कर रहे हैं या उपयोग करना शुरू किए हैं। और ये 30-40 सालों में ही हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुकी है, सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है ये प्लास्टिक। क्लियर है? तो देखो, इस प्लास्टिक की जब खोज की गई थी ना, तो उसके पीछे रीज़न था, जो साइंटिस्ट थे खोजने वाले, उनके पीछे रीज़न था कि भाई इस प्लास्टिक से क्या करेंगे ना, कि हम ऐसे पदार्थ बनाएँगे, ऐसी वस्तुएँ बनाएँगी, तो लकड़ी या वनों पे जो हमने दबाव बनाया हुआ है, प्रेशर डाला हुआ है, उसको रिलीज़ करेंगे। कि मतलब हर चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर फर्नीचर चाहिए तो लकड़ी चाहिए, लकड़ी काट चाहिए तो वन काटेंगे। या हमें कुछ भी सामान बनाना है, तो हमें लकड़ी काटना पड़ेगा, वनों को काटना पड़ेगा, लकड़ी चाहिए। अब इस मात्रा में लकड़ी नहीं चाहिए, ये लकड़ी का क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसको प्रतिस्थापित कर देगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सेसिव हमने यूज़ किया प्लास्टिक का, कि ये प्लास्टिक क्या हो गई, आज के समय में हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न हो चुकी है, ठीक है? और हम लोग इस प्लास्टिक को अगर जीवन से निकाल दें, तो हमारा जीवन ही पूरा खाली हो जाएगा। क्योंकि आप जिस घर में रहते हैं, उस घर को एक बार गौर से देखिए कि इस घर में कितने एलिमेंट्स हैं जो प्लास्टिक से बने हुए हैं। तो आपके इलेक्ट्रिक वायर से लेके आपके कपड़े तक, आपके खाने तक, किचन में, आपके वॉशरूम में, आपके बेडरूम में, इवन आपके हर चीज में प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। आप जिस मोबाइल को यूज कर रहे हैं उसमें भी प्लास्टिक है। तो इट मीन्स आज हमारी जिंदगी प्लास्टिक के भरोसे चल रही है। अगर हम अपने जीवन से प्लास्टिक निकाल दें, तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी या हमारे लाइफ में ही स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो ये प्लास्टिक हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल हो चुकी है। बट यही प्लास्टिक आज के समय में हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो पहले देखते हैं प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है और इन दोनों प्रकार की प्लास्टिक जो होती हैं, जो अभी आगे डिस्कस करेंगे, इनका क्या प्रॉपर्टी है और इस प्लास्टिक के थ्रू क्या हो रहा है। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, प्लास्टिक इज़ ए पॉलीमर। ये क्या है? एक पॉलीमर होता है दैट डज़ नॉट डिकम्पोज़ नेचुरली। तो प्लास्टिक प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होती है। क्लियर है? इट इज मेनली ऑफ टू टाइप। जो प्लास्टिक होती है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक है पहला, हिंदी में भी वो इसको थर्मोप्लास्टिक ही बोला जाता है, ठीक है? कुछ अलग शब्द यूज मत कीजिएगा, थर्मोप्लास्टिक लिखिएगा। बहुत सही है, बहुत से स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते हैं जिनका ये कंसर्न होता है कि हम हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें। ठीक है, देखो, जो कुछ चीजें हैं ना, जैसे नाउन है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप इंग्लिश में लिखो, देवनागरी तरीके से इंग्लिश में लिखो, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, पूरी तरह से आप बीच-बीच में प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी से रिजल्ट आते हैं कि भाई कोई कहता है कि नहीं यूज़ करना चाहिए, कोई कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज़ करना चाहिए। क्लियर है? चलिए, फिर क्या है, तो पहला है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के 2 प्रकार हैं, पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। While
थर्मोप्लास्टिक बिकम सॉफ्ट व्हेन हीटेड एंड बिकम स्टोरेबल व्हेन कूल्ड। मतलब जो थर्मोप्लास्टिक है इसको जब गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएगी, और जब ठंडी होगी तो ये ठोस रूप में आ जाएगी, या इसको स्टोर किया जा सकता है, इसको संग्रहित किया जा सकता है, इस रूप में आ जाती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट बाय हीटिंग। जो कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मतलब जो थर्मोप्लास्टिक है इसको अपनी प्रारंभिक अवस्था में फिर से लाया जा सकता है, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसको इसकी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो इसका मतलब है कि ओनली थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। तो केवल जो थर्मोप्लास्टिक है जिसको गर्म करने पे मुलायम हो जाती है और ठंडा होने पे स्टोरेबल हो जाती है, मतलब इसका संग्रहण करके रख सकते हैं, इसी का बार बार यूज किया जा सकता है, मतलब रीयूजेबल है ये, या मल्टीपल टाइम यूजेबल है। जबकि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है ये क्या है, ये सिंगल टाइम यूजेबल है, सिर्फ एक बार उपयोग करना है, दोबारा इसका कोई उपयोग नहीं है, रिसाइकलिंग हो ही नहीं पाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग पानी पीने वाली जो बॉटल है ना, जो ये 20 रुपए की मिलती है बॉटल, 15 रुपए 20 रुपए, ये प्लास्टिक क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक है। जो कैरी बैग हम लोग प्लास्टिक सब्जियां खरीद के लाते हैं ना, या ग्रोसरी के सामान लाते हैं, ये भी क्या है, ये सिंगल टाइम यूजेबल है, एक बार यूज कीजिए, दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कंसर्न यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक नहीं है, कंसर्न यहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, फैली हुई है, बिखरी हुई है, और इसका दोबारा प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती है। क्लियर है? वैसे प्रोसेसिंग तो थर्मोसेटिक थर्मोप्लास्टिक की करते हैं हम लोग, थर्मोप्लास्टिक की, बट ज्यादातर इसको भी तो फेंक ही देते हैं, कहाँ इसको प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है? तो ये जो प्लास्टिक है ये क्या है, एक पॉलीमर है और नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता है, मतलब प्राकृतिक रूप से इसका कोई विघटन नहीं होता है। हालांकि अब जाके देखा गया है कि पाकिस्तान के एक लैंडफिल एरिया में देखा गया कि कुछ फंगाई हैं वो प्लास्टिक को डिकम्पोज कर रही हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में देखा गया कि कुछ प्रकार की फंगाई हैं जो इसको डिकम्पोज कर रही हैं। लेकिन अभी ये इनिशियल स्टेज में हमने इतना प्लास्टिक फैला दिया है ना कि इसका डिकम्पोजिशन करने में ही कई सौ साल लग जाएंगे। क्लियर है? अगर डिकम्पोजिशन होता भी है तो इतना ज्यादा प्लास्टिक हमने प्रदूषित किया हुआ है या पैदा कर दिया हुआ है, तो अभी भी इसका डिकम्पोजिशन होगा भी ना तो बहुत कम होगा। क्लियर है? चलिए, फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग कि इसके इफेक्ट क्या है, प्लास्टिक पॉल्यूशन के, जो प्लास्टिक प्रदूषण है इसका प्रभाव क्या है। तो देखो पहला क्या है, व्हेन प्लास्टिक इज बर्न्ड, जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो इससे जहरीली डायऑक्सीन गैस निकलती है। इससे क्या होती है, व्हेन प्लास्टिक बर्न, toxic dioxin gas is released, which gets collected in the fat fibers of living beings through respirations and causes many respiratory disease। जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो डायऑक्सिन गैस है, ये सांस के थ्रू हमारे शरीर में चली जाती है, लंग्स में चली जाती है, और ये क्या करती है, हमें दुष्प्रभावित करती है। तो देखते हैं जब प्लास्टिक जलाया जाता है तो कितना बदबू आती है। बदबू क्या होती है, ये विभिन्न प्रकार की इसमें 20 प्रकार की गैसें निकलती हैं प्लास्टिक में, लेकिन सबसे जहरीली गैस कौन है, डायऑक्सिन गैस है। ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो जब प्लास्टिक जलाते हैं तो इससे विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें निकलती हैं, और ये क्या करती हैं, हमें श्वास संबंधी बीमारियां देती हैं, रिस्पिरेटरी डिजीज देती हैं, तो ये बहुत ज्यादा घातक होता है। दूसरा क्या है, काउज एंड स्ट्रे एनिमल्स डाई बाय ईटिंग पॉलिथीन। देखो जो गाय है और आवारा पशु जो घूमते रहते हैं, ये बेचारे भूख के मारे इधर उधर घूमते रहते हैं, और इनको जहां कूड़ा करकट मिलता है वही खाना शुरू कर देते हैं। और हम लोग अपने घरों का कूड़ा क्या है, जैसे वेजिटेबल पील्स हैं या फ्रूट पील्स हैं, या जो वेस्टेज हैं, फूड वेस्टेज हैं, जो हमारे छिलके हैं सब्जियों के, फलों के छिलके हैं, या सड़े गले जो फल या खाद्य पदार्थ हैं, इसको प्लास्टिक में बांध के फेंक देते हैं। अब ये बेचारे जो काऊ हैं या आवारा पशु हैं, जो गाय है या आवारा पशु हैं, ये घूमते घूमते जाते हैं तो क्या करते हैं, उस प्लास्टिक में जो खाद्य पदार्थ है उसको खाना शुरू करते हैं। इस खाने के प्रोसेस में प्लास्टिक भी खा जाते हैं वो। अब ये प्लास्टिक जाके उनके शरीर में क्या होता है, इकट्ठी होती है, जिसको बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, जैव संचयन कहते हैं। अब इस जैव संचयन से क्या होता है कि ये प्लास्टिक उनके बॉडी में इकट्ठा होती है, और प्लास्टिक क्या है, बहुत हानिकारक होती है। एक मैंने कुछ दिन पहले मतलब एक वो देखा था मैंने, डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि नॉर्वे के तट पे एक व्हेल आके बहुत छटपटा रही थी। ठीक है, शायद मिल्की वे थी या कोई कोई व्हेल थी, व्हेल की प्रजाति थी।
तो वो आके तट पे छटपटा रही थी। तो मछुआरों ने देखा कि एक व्हेल बहुत ज़्यादा अनयूजुअल बिहेव कर रही है। तो उन्होंने क्या किया ना कि जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं व्हेल के या एक्वेटिक क्रिएचर्स के, उनको उन्होंने कॉल किया। क्या कि देखो एक व्हेल है, बहुत अनयूजुअल बिहेव कर रही है, बहुत ज़्यादा छटपटा रही है। तो आके उन्होंने क्या किया ना कि उसको रेस्क्यू करते हुए कोस्टल एरिया में ले गए व्हेल को, और जब उसका अल्ट्रासाउंड किया गया तो देखा गया कि उसकी पूरी बॉडी में प्लास्टिक इकट्ठा है। और अब हुआ कि इसका इलाज नहीं हो सकता और बहुत ये तड़प के मरेगी, बहुत बुरी मौत मरेगी ये। तो उसको गन डाउन कर दिया गया, गोली मार दिया गया कि बस आसान मौत दे दिया जाए इसको, बाद में बहुत तड़पेगी। तो सोचो नॉर्वे जो पोल एरिया में है ऑलमोस्ट, ठीक है, नॉर्दर्न पोल साइड में है, वहाँ पर क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, वहाँ पे इतना प्लास्टिक प्रदूषित हो रहा है कि एक जल में रहने वाला जीव, जो ह्यूमन से कांटेक्ट में तो स्थल पे तो आ नहीं रहा है भाई, जल में ही रह रहा है, लेकिन उसको प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इस तरह से प्रभावित करी हुई है, तो उसको जब जलीय क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है। इसी तरह से मैं एक और आपको घटना बता रहा हूँ कि जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ जब रोटेट करती है, तो इस अर्थ का क्या है, ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व तरफ घूर्णन करती है, और जब घूर्णन करती है ना, तो हमारे पृथ्वी के महासागरों पे 5 जगह ये रिपल्स बन जाती हैं, भंवर बन जाती हैं। तो एक जो ट्रैवलर था उसने देखा ना कि जब वो नाव के साथ ट्रैवल कर रहा था, तो देखा जो नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन है, उत्तरी प्रशांत महासागर है, हवाई और उत्तरी अमेरिका के बीच में, वहाँ पे देखा ना कि जब जा रहा है वो नाव के साथ तो प्लास्टिक वहाँ पे मिल रहा है, समुद्र में भी, समुद्र में। और जब जैसे-जैसे अंदर जा रहा है मतलब आगे जा रहा है तो प्लास्टिक का कंसंट्रेशन और बढ़ता जा रहा है। तो देखा कि वहाँ पे एक इतना बड़ा एरिया है, कई मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, कि जहाँ पे प्लास्टिक इकट्ठा है। तो इस तरह से जब सर्च किया गया ना तो पूरी पृथ्वी पर 5 ऐसे महासागरों में क्षेत्र हैं, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है रिपल्स बनता है या वहाँ पे वर्टेक्स बनता है, जहाँ पे प्लास्टिक अगर हम यहाँ फेंकेंगे प्लास्टिक ना, तो वो कहीं न कहीं रूप में किसी न किसी रूप में उन्हीं 5 जगहों पे जाके महासागरों में इकट्ठा होंगे। तो ये प्लास्टिक क्या है, पूरे एक्वाटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किए हुए हैं या उसको दुष्प्रभावित किए हुए हैं, ठीक है? अब देखो क्या है ना, कि जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं, छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, ये क्या होते हैं? छोटे-छोटे प्लास्टिक पार्टिकल में टूटता है, भाई खत्म तो होता नहीं, डिकम्पोज़ होता नहीं, बट फ्रेगमेंट तो होता है ये छोटे-छोटे पार्टिकल्स में। तो ये क्या होते हैं ना कि जो प्लास्टिक हैं वो पानी में ऐसे-ऐसे तैरते रहते हैं। जब सनलाइट आती है तो रिफ्लेक्ट होके चमकते हैं, शाइनिंग करते हैं। तो इस शाइनिंग को जो ज़ूप्लैंक्टन है, वो ये समझ लेता है कि ये क्या है? ये फाइटोप्लैंक्टन है, पादप प्लवक हैं, उनको खा लेता है प्लास्टिक को। अब प्लास्टिक कहाँ चला गया? ज़ूप्लैंक्टन के शरीर में, फिर मछली ने उसको खाया उसके शरीर में, फिर मछली को हमने खाया हमारे शरीर में। तो इस फूड चेन में प्लास्टिक हमारे शरीर में आ जा रहा है और कई बार इस रिसर्चर ने देखा है, अभी जयपुर की एक डॉक्टर थी, उन्होंने रिसर्च किया कि जो देखा कि जो एक माँ थी, जो उसका नया बच्चा पैदा हुआ था, न्यू बॉर्न बेबी थी, उसकी माँ को देखा ना कि उसका जो फर्स्ट मिल्क है, उसमें प्लास्टिक कंटेंट पाया गया है। मतलब सोचो कि बच्चा पैदा हुआ नहीं कि प्लास्टिक खाना शुरू कर दिया, पेट में ही माँ के प्लास्टिक जा रहा है उसकी बॉडी में। दूसरा, एक रिसर्चर ने ये भी देखा है कि जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड में क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होता है। अब मुझे लगता है कि एक प्लास्टिक बीसी भी है, ठीक है? रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ प्लास्टिक ब्लड सेल्स भी है कि ब्लड में हमारे क्या है? प्लास्टिक कंटेंट जा रहे हैं भाई। तो ब्लड में एक नया हो जाएगा हम लोग का पीबीसी कि प्लास्टिक ब्लड सेल्स भी हम लोग के हैं। अब कैसे? मान हम ब्रश करते हैं, जो ब्रश का जो अगला पार्ट होता है ब्रश, वो घिसता जाता है, तो घिस के कहाँ जाता है? हमारे पेट में ही तो जाता है। एक्चुअल में ब्रश घिसा नहीं है, हम ब्रश खा गए धीरे-धीरे। और हम जितने भी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं या जो हम कप पी चाय पीते हैं प्लास्टिक का, इसमें क्या होता है? ये सब धीरे-धीरे प्लास्टिक घुलता है, माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी में तो जाता है। कहीं न कहीं हम प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो, व्हेन बरीड इन द ग्राउंड, जब इस प्लास्टिक को हम जमीन में गाड़ देते हैं, इट पॉल्यूट्स द सॉइल, तो ये क्या करता है? ये हमारी मृदा को प्रदूषित करता है, मेकिंग इट इनफर्टाइल, और मृदा को प्रदूषित करते हुए इसको अनुर्वर बना देता है मृदा को। क्लियर है? टिल नाउ नो सच माइक्रोब्स हैज बीन फाउंड इन द एनवायरनमेंट व्हिच इज कैपेबल ऑफ डिकम्पोजिंग प्लास्टिक। तो थ्योरेटिकली ये बात तो है कि अभी तक कोई भी हमारे यहाँ ऐसे सूक्ष्म जीव नहीं पाए गए हैं
जो इसको प्राकृतिक रूप से डिकम्पोज कर सकें या इसका वियोजन कर सकें। बट अभी हमने बताया कि हाल ही में डिस्कवर किया गया है कि पाकिस्तान का एक लैंडफिल एरिया है जहाँ पे कूड़ा-करकट जाके फेंका जाता था, वहाँ पे कुछ ऐसे फंगी पाए गए हैं, जो प्लास्टिक को डिकम्पोज कर रहे हैं। इसी तरह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भी कुछ फंगी खोजे गए हैं, जो प्लास्टिक को डिकम्पोज कर रहे हैं। बट ये अभी इनिशियल स्टेज में है, पता नहीं कितना कारगर होता है या कितनी क्वांटिटी में करते हैं या रेट कितना है कि कितना कर पाते हैं, कि जितना हम पैदा प्लास्टिक कर रहे हैं उतना का डिकम्पोज़िशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये भी होगा कि फंगाई जो है, वो सर्टेन एनवायरनमेंट में ही एक्सिस्ट करती है कि कहीं और भी कर पाएगी, कि उसी एरिया में रहती है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्ट एक क्या होता है कि इसका कारण हो सकता है, फैक्ट हो सकता है। तो अभी तक तो ये देखा गया है कि प्लास्टिक का कोई नेचुरल डिकम्पोज़र नहीं है, ठीक है? फ्यूचर में क्या होता है वो फ्यूचर में देखा जाएगा। बट हमने इतना ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस कर दिया है कि उसका कॉन्सेक्वेंस या उसका दुष्प्रभाव तो अभी दिखना शुरू हो गया है, ठीक है? प्लास्टिक डज़ नॉट डिकम्पोज़ नेचुरली, hence it causes serious ecological imbalance and environmental pollution, ठीक है? It gets deposited in river। देखो जो प्लास्टिक हम फेंक दे रहे हैं नष्ट तो हो नहीं रहा है, डिकम्पोज़िशन तो हो नहीं रहा है। तो ये उड़ के, बह के नालियों में जाएगा, नदियों में जाएगा। अगर नालियों में जाएगा तो नालियों को क्या कर देगा? अवरुद्ध कर देगा। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको रोक देगा। तो जो हर अर्बन फ्लड्स हैं, शहरी बाढ़ हैं, वो घटना आएगी। रिवर में जाएगा तो रिवर को रोकेगा। डैम बनेगा, नेचुरल डैम नहीं बल्कि आर्टिफिशियल डैम, पानी रुकेगा। जैसे पानी बह के प्लास्टिक जाता है वो किसी लकड़ी से रुक जाएगा, ईंट-पत्थर से रुक जाएगा। तो इससे जो नेचुरल फ्लो है ना रिवर का या ड्रेनेज का, वो क्या होगा? ब्लॉकेज होंगे उसमें, ठीक है? एंड ब्लॉक्स देयर वाटर फ्लो व्हिच क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग। तो इस तरह से जल जमाव की समस्या जो है बढ़ेगी। तो कहीं न कहीं जो प्लास्टिक है इसका दुष्प्रभाव, एक तो देखो हमने 3 पॉइंट में बताया है कि प्लास्टिक का दुष्प्रभाव होगा। भाई ये 3 पॉइंट में नहीं है। ये जो प्लास्टिक है इसका जो दुष्प्रभाव है, ये हमारे लिए डिजास्ट्रस है, ठीक है? ये एक जगह दुष्प्रभाव नहीं है और इसका दुष्प्रभाव एक ही टाइप का नहीं है कि जितना हमने बता दिया यही दुष्प्रभाव है। इसका दुष्प्रभाव इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, इतना ज़्यादा विस्तृत है कि अभी हम लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि इसका दुष्प्रभाव क्या-क्या है या कितनी मात्रा में है। तो ये तो हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया कि इस प्लास्टिक का क्या दुष्प्रभाव है। यहाँ पे एक और आता है कि इससे हम बच कैसे सकते हैं? जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है इससे बच कैसे सकते हैं? कैसे इस प्लास्टिक प्रदूषण से बचा जाए? तो पहला तो यही है भाई जो इसमें जो हमारे उपाय है या जो इसके बचने के हमारे उपाय हैं कि हम क्या करें कि यहाँ पे जो हमने देखा कि प्लास्टिक 2 तरह के होते हैं, एक थर्मल प्लास्टिक होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो जो रीयूजेबल है थर्मल प्लास्टिक उसका यूज़ किया जाए। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जो सिंगल यूजेबल है, उसका यूज़ कम किया जाए। और दूसरा होता है ना कि ये देखो हर चीज़ को हम सरकार पे और पूरी तरह से नहीं डाल सकते कि सब चीज़ को सरकार सॉल्यूशन करेगी सरकार। देखो सरकार को क्या पड़ी है तुम्हारे हेल्थ को लेकर? सरकार जानती है कि जो मर रहे हो मरो। आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, वो आपके लिए प्रॉब्लम है। सरकार में जो लोग बैठे हैं ना, वो आप ही के टैक्स से आराम से एयर प्यूरीफायर खरीद के आराम से बैठे हुए हैं। उनके लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है। वो 24 घंटे घर में रहते हैं, वैसी प्लेस पे रहते हैं और गाड़ियों में चलते हैं कि उनको इतनी परवाह नहीं है। 2-4 घंटे बाहर निकलते होंगे, तो निकलते होंगे। अदरवाइज़ आप ही के पैसे से, टैक्स के पैसे से वो गाड़ियाँ खरीदे हुए हैं। जैसे आपने सुना ना कि जो लोकपाल है, लोकपाल में 7 बीएमडब्ल्यू खरीदी जा रही थी। कितने 5 करोड़ के आस-पास की 7 बीएमडब्ल्यू खरीदी जा रही थी। एक्चुअल में वो उस टाइप के लोग हैं कि आपके ही पैसे से वो मौज करेंगे और आप मर रहे हो तो मरते रहो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो एक हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार हर चीज़ हमारे लिए नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मर रहे हो कि जी रहे हो। सरकार को इससे लेना-देना बहुत नहीं है। क्लियर है? तो हम लोग को इंडिविजुअल लेवल पर ही करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो है ना, वो हमको गाली देगी, हमको ब्लेम करेगी कि भाई हमारे जो एंसेस्टर थे या जो हमारे पूर्वज थे वो कितना नासमझ थे, कितने इन नॉनसेंस थे कि उन्होंने इस तरह के बकवास काम किए जिससे हमारे जीवन को थ्रेट हुआ या हमारे जीवन को संकट आया। तो सबसे पहले हम लोग को ये करना चाहिए ना कि प्लास्टिक यूज़ को खुद ही रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हर जगह हम लोग प्लास्टिक लेके मतलब यूज़ करते हैं। जैसे सब्ज़ी लेने गए, ग्रोसरी सामान लेने गए, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमको प्लास्टिक का यूज़ कम से कम किया जाए, ठीक है? तो यह ध्यान रखना है, एक तो ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये भी देखना ध्यान रखना है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कम यूज़ किया जाए। जो रिसाइक्लिंग जिसका हो जाए उसका यूज़ करें हम, ठीक है? तो ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि प्लास्टिक को हम ऐसे ही ना फेंक दें, उसको अगर हम कूड़े में फेंकते भी हैं, तो उसको बाकायदे पहले से ही कैटेगराइज़ कर दें और जो कूड़ा गाड़ी आ रही है या जो
लैंडफिल्स हैं, उस एरिया में ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ये ऑलरेडी पता हो कि ये जो है प्लास्टिक रीयूजेबल है, तो उसको उनको पिक करने में या उठाने में कोई संकट ना हो, ठीक है? फिर क्या कर सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट है इसके लिए पॉलिसी बना सकती है, इसके लिए बनता तो है पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन भी होता है बट रिजल्ट रिजल्ट जो है ज़ीरो आता है, ठीक है? क्योंकि जो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियाँ हैं, वो सरकार के साथ क्या करती हैं, साठ-गांठ कर लेती हैं भ्रष्टाचार के साथ, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई होती नहीं है। तो प्लास्टिक के खिलाफ तो बनता है कानून, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, कानून बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय स्तर पे कार्रवाई की जा सकती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कानून बना के कॉपरेशन किया जा सकता है। तो ये कुछ उपाय है जो कि यूपीएससी पढ़ना है हम लोग को, तो देखना है इसमें क्या-क्या है, टॉपिक्स को भी ध्यान में रखना है। तो ये जो हमारा टॉपिक था प्लास्टिक प्रदूषण का, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। आई होप आपने इस सेशन को एन्जॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।